वृंदा अपने परिवार के साथ राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती थी। वृंदा अभी 15 साल की थी और उसे पढ़ाई करना बहुत पसंद था। ऐसे ही एक दिन वृंदा अपना रिजल्ट लेकर घर आती है और अपनी ये खुशी अपनी माँ और बाकी के घर वालों के साथ बांटती है। माँ, देखो, हर बार की तरह इस बार भी मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। आपको पता है मेरे टीचर्स ने कितनी तारीफ की है मेरी। बहुत अच्छी बात है वृंदा बेटा कि तू पढ़ने में इतनी अच्छी है, पर अब तू बड़ी हो रही है। पढ़ाई से ध्यान हटाकर घर के कामों पर ध्यान लगा बेटा। पर क्यों माँ? अभी मैं और पढ़ना चाहती हूँ और मेरी पढ़ाई तो पूरी नहीं हुई है। फिर आप ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? आप जानती है ना मुझे पढ़ाई करना कितना पसंद है। वृंदा, हर बात पर सवाल पूछना सही नहीं होता, समझी? वृंदा अपनी खुशियाँ अपने माँ और घर वालों के साथ बांटना चाहती थी, पर उसके घर में कोई भी उसकी इस खुशी से खुश नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक दिन वृंदा जब स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी तब उसकी भाभी ममता उससे कहती है, अरे वृंदा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी थोड़ी मदद करवा दे रसोई में। जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं भी आराम कर लूँगी। भाभी, मुझे स्कूल जाना है, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। क्या हर समय पढ़ाई पढ़ाई लगा रखा है? क्या करोगी इतना पढ़ लिख कर? अरे एक दिन तो तुम्हें भी चूल्हा चौका ही करना है ना। और वैसे भी तुम्हारी जितनी उम्र में पहले शादियां हो जाती थी। मैं भी जब इस घर में आई थी तो मैं भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, पर मैंने पूरा घर संभाल लिया ना। और एक तुम्हें देखो, घर का एक काम नहीं करती। छोटी सी बात पर ममता वृंदा को भला बुरा कहने लगती है, लेकिन तभी वहाँ ममता के ससुर नीरज आ जाते हैं और अपनी बहू की इस हरकत पर वो उस पर बहुत नाराज़ होते हैं। बहू, इस घर की तुम बहू हो और मेरी बेटी अभी सिर्फ 15 साल की है। तब तक इस घर में कुछ काम नहीं करेगी जब तक वो नहीं चाहती। और रही शादी की बात, तो उसकी शादी भी तभी होगी जब वो चाहेगी। अगर मेरी बेटी पढ़ना चाहती है तो वो पढ़ेगी। बाबूजी, पढ़ना तो मैं भी चाहती थी, पर आपने मुझे पढ़ने नहीं दिया। जब मैंने पढ़ाई की बात की थी तो आपने यही कहा था। और वैसे भी बेटी और बहू में इतना फ़र्क क्यों? मैं तो कहती हूँ कि वृंदा की अब उम्र हो गई है, इसके हाथ पीले करवा दो। बस बहुत हो गया, अब मैं एक लफ्ज़ और नहीं सुनूंगा। अरे क्या हुआ? क्यों बहू पर इतना भड़क रहे हो? ऐसा भी क्या गलत कह दिया मेरी बहू ने? सही तो कह रही है। वो ऐसे भी हमारे सर पर बोझ बनकर बैठी है। जितनी जल्दी से निपटा दिया जाए उतना अच्छा होगा। पर माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ और मेरी टीचर कहती है कि बाल विवाह कानूनी अपराध है। अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। मेरी बच्ची, तू बच्ची नहीं भोली है। तेरी उम्र में तो हमने घर संभालना सीख लिया था और तू तो घर के काम भी नहीं जानती। इसलिए अब तुझे स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी भाभी के साथ रहकर घर के काम काज सीख। और आप औरतों के बीच में टांग ना ही दे तो अच्छा होगा। नीरज अपनी बेटी को समझता था। वो चाहता था कि उसकी बेटी तब तक पढ़ाई करे जब तक वो चाहती है, पर उसके घर वाले वृंदा को बिल्कुल भी नहीं समझते थे। यहाँ तक कि वृंदा का बड़ा भाई, जो खुद एक टीचर था, वो भी अपने घर वालों की इस रूढ़िवादी सोच से अग्री करता है। अमन, अब तुम्हारी बहन ना मुझे बोझ लगती है। मुझे तो अब एक फूटी आंख नहीं पाती। 15 साल की हो गई है, पर घर का कोई काम करना नहीं चाहती। आज मैंने उसे घर का काम करने के लिए क्या कहा, बाबूजी मुझे ही भला बुरा सुनाने लगे। पिताजी की बातों को छोड़ो, माँ ने क्या कहा ये बताओ। माँ क्या कहेंगी? मैं कोई गलत थोड़ी ना हूँ। बेटी आखिर एक बोझ ही तो होती है। और चलो बोझ नहीं भी है तो क्या, अरे एक ना एक दिन तो बेटे को ब्याह आई है। उम्र हो चली है उसकी। अब क्या बूढ़ी हो जाएगी तब शादी करेंगे? माँ ने तो मेरा ही साथ दिया। जब माँ तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम पिताजी की क्यों सुनती हो? वैसे भी उनके घर में चलती कहाँ है। हाँ, तो फिर अपनी बहन के लिए कोई लड़का क्यों नहीं देख रहे? माँ भी तो चाहती है कि इस साल के अंदर अंदर वृंदा की शादी हो जाए। वैसे भी शादी ब्याह सही उम्र पर हो जाए तो ही अच्छा लगता है। और अगर कल को ज़्यादा पढ़ा लिखा देंगे तो दहेज भी तो ज़्यादा देना पड़ेगा। और तुम्हारी बहन ना पढ़ने में बहुत अच्छी है। अगर बड़ी हो गई तो ज़्यादा दिमाग और ज़ुबान चलाएगी। अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ, थोड़ा समय दो, मैं देखता हूँ अपनी बहन के लिए कोई लड़का। इस बोझ को इस साल ही निपटाना होगा। अमन एक टीचर होने के बाद भी इस तरह की बातें कर रहा था। हालांकि ये बात अमन को शोभा नहीं देती थी, पर अमन भी अपनी बीवी की बातों में रहता है।
और अपनी बहन को एक तरह से बोझ ही समझता है। समय यूं ही बीतता है और अमन अपनी बहन के लिए आरव नाम का एक लड़का देखता है। आरव भी ज़्यादा बड़ा नहीं था और अच्छे घर से था, इसलिए सब इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और उन दोनों की जोड़ी घर में सभी को पसंद आती है। मेरी बेटी और आरव की जोड़ी राम सीता जैसी लग रही है। इस जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। देखिए, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। अगर इस साल के अंदर ही शादी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी घर में बहू आ जाए तो माँ बाप को भी बहुत आसानी होती है ना हर चीज़ में। रिश्ता पक्का होते ही बिना कोई देरी करे शोभा अपनी बेटी की चट मंगनी पट ब्याह करने की सोचती है और इसीलिए वो लोग शादी का दिन भी बहुत जल्दी रख देते हैं। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द वृंदा की शादी का दिन भी करीब आने लगता है। वृंदा शादी से कुछ दिन पहले अपनी माँ से कहती है, माँ मैं बहुत छोटी हूँ, अभी मुझे शादी नहीं करनी। हमारी टीचर कहती है बाल विवाह अच्छा नहीं है, और वैसे भी अभी तक मेरी किसी भी सहेली की शादी नहीं हुई, और मैं पढ़ने में कितनी अच्छी हूँ। मेरे कुछ सपने हैं माँ, मुझे पूरा करने दो ना। वृंदा बेटा, माँ बाप बच्चों के दुश्मन नहीं होते, हम तेरा भला ही चाहते हैं। मैंने तुझे फूलों की तरह पाला है, भला मैं तेरा बुरा क्यों चाहूँगी। तेरी शादी सही उम्र पर हो रही है और जिस घर की तू बहू बनने वाली है ना, वो शहर का सबसे अमीर घर है। तू उस घर में राज करेगी, राज। और पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। लड़कियों को आखिर में अपना घर परिवार ही तो संभालना होता है। वृंदा शादी के लिए बार बार मना करती है पर उसके घर में कोई उसकी नहीं सुनता और नीरज की भी घर में नहीं चलती। बहुत जल्द वृंदा की शादी हो जाती है। सभी बहुत खुश हैं। आखिरकार उनके सर से एक बोझ जो कम हो रहा था। शादी होने के बाद वृंदा की विदाई होती है। सभी घर वाले विदाई में रो रहे थे और वृंदा को गले लगा रहे थे, पर वृंदा किसी से नहीं मिलती सिवाय अपने पिता के। पापा, मेरे जाने के बाद अब अपना ख्याल रखना, क्योंकि अब मैं इस घर पे कभी नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं तो अपने घर वालों के लिए एक बोझ थी जो आज उन्होंने अपने सर से हटा दिया। ये बोझ आप लोगों के घर से जा रही है, अब आप सब आराम से रहना। इतना बोलकर रोती हुई वृंदा चुपचाप अपने ससुराल के लिए निकल जाती है, पर जाते जाते छोटी सी बच्ची अपने घर वालों को एक बहुत बड़ी बात भूल जाती है। छोटी सी उम्र में शादी, लेकिन सपनों का क्या? तुझे कितनी बार कहा है, जब घर के काम करती है तो ये किताबें दूर रखा कर। तुझे क्या लगता है अगर तू ऐसा करेगी तो हम तुझे आगे पढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए घर के कामों पर ध्यान दे और पढ़ने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। लेकिन माँ जी क्यों? पापा जी ने तो कहा था माँ को कि आगे पढ़ाएंगे। अरे वो तो कहना पड़ता है। वैसे सुन, तेरी अब शादी हो चुकी है और एक लड़की का शादी के बाद सबसे पहला काम क्या होता है? अपने परिवार का ख्याल रखना, घर संभालना, और कुछ नहीं है? तू अभी छोटी है, बहुत सीखना बाकी है तुझे। ठीक है माँ जी। किरण को छोटी उम्र में शादी की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन ये कैसे होगा? और मैं स्कूल का इतना सारा काम कैसे करूँगा? मैं कोई मदद करूं? मैंने तो तुम्हारी पूरी किताब रटी है। वैसे पता है, इतनी सरल किताब तो मैंने बहुत पहले ही पढ़ रखी है। तू मुझे बताएगी? अरे तेरी खुद की पढ़ाई तो छूट गई है, तू मुझे क्या बताएगी? और जिसे तू सरल कहती है ना, अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। तुम भूल गए हो, पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ, और क्या पता जो तुमको ना आ रहा हो वो मुझे आ जाए। वैसे भी मैंने तो पढ़ाई छोड़ी ही नहीं, जानती हो ना तुम। अच्छा, तो तुम ये करके दिखाओ तो मैं मानूं कि तुम पढ़ाई में मेरी मदद कर सकती हो। लो, अभी करके दिखाती हूँ। तुम फिर अपने माँ पापा को बोलोगे ना मेरे लिए भी स्कूल देखिए। किरण पति का पूरा काम कर देती है और उसके दिए मुश्किल सवालों को भी पूरा करती है, जिसे देख पति बहुत खुश होता है। तुमने इतने मुश्किल सवाल कैसे चुटकियों में हल कर दिए? आज से तुम मेरी पढ़ाई में मदद करना चाहोगी? क्योंकि हमारे घर में बहुओं को पढ़ाने का कोई रूल नहीं है। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुम ये बात घर पर किसी को मत बताना कि मैं पढ़ाई में तुम्हारी मदद करती हूँ, नहीं तो माँ जी मुझे तुम्हारे साथ पढ़ने नहीं देंगी। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हम रोज दिन में जब सो जाते हैं ना, तब पढ़ाई करेंगे।
तब कोई तुम्हें किसी काम के लिए बोलता भी नहीं है और कोई हमें पढ़ाई करते हुए पकड़ भी नहीं पाएगा। ऐसे ही बहू अपने पति को पढ़ाई में बहुत मदद करती है, जिसका पता किसी को भी नहीं चलता। एक दिन सारी रात ये लड़की क्या जगती रहती है, जो दिन के काम में इतनी सुस्त रहती है। अरे बोलो, घर के काम जल्दी जल्दी किया करे, नहीं तो मायके का रास्ता पकड़े। माँ कैसी बात कर रही हैं? मैं सारी रात जाकर पढ़ाई करता हूँ, तो कभी चाय कभी पानी वही तो भाग भाग कर लाती है। हाँ, फिर ठीक है। हाँ सही भी है, रात में कभी तुम्हें भूख लगे या प्यास कोई तो होना चाहिए। तेरे माँ के बस की तो है नहीं। हाँ हाँ, जितना पढ़ाना था मैंने कर दिया। बीवी के आने के बाद भी माँ ही थोड़ी ना खड़ी रहेगी हमेशा। कुछ साल बाद फिर एक दिन, अरे सुनती हो, कहाँ हो? जल्दी नीचे आओ। अरे क्या हो गया, क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है कि चिल्लाना पड़ा। बहू, अगर घर में कुछ मीठा है तो जल्दी से लाकर अपने पति का मुंह मीठा करा। बहू मिठाई लेकर आती है। लो, अब तो मीठा भी आ गया। अब तो बताओ बात क्या है? हमारे बेटे ने पूरे गांव में टॉप किया है। कितना होनहार बच्चा है मेरा। क्या सच्ची में पिताजी? वाह, हमारी मेहनत रंग लाई। हाँ किरण, मैंने पूरे गांव में टॉप किया है। सच्ची हमारी मेहनत रंग लाई। हमारी क्या है, तेरी। तू पढ़ता रहता था हमेशा, ना कोई ट्यूशन ना कोई मदद। अरे जीता रहे मेरा बच्चा, आज तूने हमारा नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। मैं तो जानती ही थी कि यही टॉप करेंगे, ये पढ़ाई में इतने अच्छे जो हैं। अरे पढ़ाई में अच्छा क्यों नहीं होगा? आखिर बेटा किसका है? जा बहू, अपने माँ बाप को भी ये खुशखबरी सुना, ताकि अपने जमाए पर उनको भी गर्व हो। और वो बोला कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक अच्छे और समझदार लड़के से करवाई। कम से कम कुछ खर्चा वो लोग भी तो करे। और क्या, वैसे तू क्या करती पढ़ लिख कर? पता चला मेरा बेटा पहले तुझे पढ़ाने के चक्कर में आगे ही नहीं बढ़ पाता। सही बात है, जा बता दे अपने पिता को कि जमाई ने तीर मारा है। जी क्यों नहीं पिताजी, अभी बता कर आती हूँ। पूरे गांव में मिठाई बंटवाओ, मेरे बेटे ने टॉप किया है, सबको पता लगना चाहिए। कहाँ तो परेशान रहा करते थे कि मेरी बेटी को पढ़ा देना। हाँ, एक बात और, कल पंचायत में सरपंच जी ने हमें बुलाया है, ताकि वो पूरे गांव के सामने इसका परिणाम घोषित कर सके। अरे मेरे बेटे की बुद्धि को पूरा गांव देखेगा। सच्ची? तब तो कल पंचायत जाना होगा। कल परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। पंचायत में सम्मान मतलब पूरे गांव में सम्मान। अगले दिन किरण के परिवार वाले पंचायत जाते हैं। सभी उन लोगों की ओर गर्व से देख रहे होते हैं। आज हमारे गांव के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ के नीरज ने गांव में टॉप किया है, और टॉप के साथ साथ इस बच्चे ने हमारे गांव का नाम भी रोशन किया है। अब मैं चाहता हूँ कि नीरज यहाँ आकर 2 शब्द कहे। आज मुझे पूरे गांव के सामने सम्मानित किया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज जो मैंने टॉप किया है उसमें अकेले मेरी मेहनत नहीं है, इसमें बहुत लोगों ने मेरी मदद की है। मेरे गुरु ने, मेरे माता पिता ने, और आखिरी जिसका सबसे बड़ा हाथ है मेरे इस कामयाबी के पीछे, वो है मेरी पत्नी किरण का। अगर किरण मेरा साथ, मेरी मदद नहीं करती तो आज मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ नहीं होता। मेरी पत्नी किरण को पढ़ना बहुत पसंद है, बल्कि वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझसे शादी होने की वजह से वो पढ़ाई आगे जारी नहीं कर पाई। लेकिन पढ़ाई में उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो मुझे पढ़ाया करती थी, मुझे जहाँ नहीं आता वो मुझे समझाती, और उसी की वजह से आज मैंने टॉप किया है। तो मैं अपनी पत्नी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अगर वो उस वक्त मेरा साथ नहीं देती तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उसने मुझे वो हिम्मत और भरोसा दिया कि आज मैंने ये कर दिखाया। अरे ये क्या बोले जा रहा है? पास खड़ा बेटे का जिगरी दोस्त बोल पड़ता है। हाँ चाची, ये सही बोल रहा है। इसने ये बात सिर्फ मुझे बताई थी। भाभी तो कंप्यूटर की तरह तेज दिमाग वाली है। काश
भाभी की शादी ना हुई होती तो आज वो भी कहाँ होती। लेकिन सही सास ससुर ना मिल पाने के कारण उनके तो सपने अधूरे ही रह गए। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अरे हाँ हाँ, आओ आओ। आखिर टॉपर के पिता हो और इतनी गुणी बहू के ससुर। मैं पूरे गांव के सामने बहू से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि एक पिता के तौर पर मेरी जो जिम्मेदारी मेरे बेटे के प्रति है वो मैं बहू के लिए भी पूरा करूँगा। हाँ, सही बोल रहे हैं ये। हम तो बहू की कीमत समझ ही नहीं पाए हैं। पति और ससुर की बात सुनकर किरण को बहुत अच्छा लगता है। उस दिन के बाद से उसके सास ससुर किरण को भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं।